नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। सच की पड़ताल में आज अमेरिका। क्या कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति बनने जा रही हैं? इसका कुछ इशारा कमला हैरिस की बढ़ती रेटिंग से मिल रहा है। बिल्कुल ताजा सर्वे के मुताबिक 47.1% लोग कमला हैरिस के पक्ष में हैं, जबकि 43.7% लोग ट्रंप के साथ हैं। यानी दोनों के बीच 3.4% का अंतर हो चुका है। जाहिर है, राष्ट्रपति पद की दावेदारी से बाइडेन के हटने और कमला हैरिस के आने के बाद से तस्वीर बदलती दिख रही है। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त ट्रंप अब लगातार नीचे जा रहे हैं, रेटिंग में भी अपने ताने भी। दूसरी तरफ कमला हैरिस तमाम हमलों के बीच अलग सी उदारता दिखा रही हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के बाद CNN पर उनका जो पहला टीवी इंटरव्यू सामने आया, उसकी भाषा बदली हुई है। ये दिख रहा है कि वो बाइडेन से भी अलग हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर नहीं। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नीतिगत तौर पर उनमें कोई बदलाव नहीं है। बेशक उपराष्ट्रपति के रूप में अपने अनुभवों के हिसाब से वो कुछ चीज़ों को अलग ढंग से देख रही हैं। ये बात उन्होंने इमिग्रेशन के मुद्दे पर कही। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन उनके लिए अहम मुद्दा है। बेशक इसके लिए गैस उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली फ्रैकिंग तकनीक को अवैध करार देने नहीं जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनका जोर मध्य वर्ग की खुशहाली पर रहेगा। कमला हैरिस ने अपनी नस्ली पहचान पर उठ रहे सवालों को तरजीह नहीं दी और बड़ी उदारता से कहा कि वो अगर सरकार बनाएंगी तो ट्रंप की पार्टी से भी किसी को मंत्री बनाएंगी। दूसरी तरफ ट्रंप जैसे जैसे लोकप्रियता के चार्ट में नीचे जा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी बौखलाहट भी बढ़ती दिख रही है और कड़वाहट भी। CNN पर कमला हैरिस के इंटरव्यू के पहले और बाद वो लगातार कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहे, ताने कसते रहे। उन्होंने कमला हैरिस को कॉमरेड कहा कि वो बहस में कमला हैरिस के धोखे का भांडाफोड़ कर देंगे। उन्होंने कहा कि कमला हैरिस ने हर मामले में अपना रुख बदल लिया है। इंटरव्यू को उन्होंने बोरिंग करार दिया। उन्होंने कहा कि वो अस्पष्ट ढंग से बड़बड़ा रही थी। इसके पहले उन्होंने ये भी कहा कि वो राष्ट्रपति जैसी लगती ही नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि वो ये शी या किम जोंग के सामने कैसे टिकेंगी। ऐसा नहीं कि ट्रंप पहली बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ उनके पुराने राजनीतिक पूर्वाग्रह रहे हैं और कुछ कमला हैरिस से पीछे छूटने की चिढ़। लेकिन ये चीज़ बता रही है कि अमेरिकी चुनाव में ट्रंप के आने के बाद से बहुत सारी कीचड़ उछलती रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर भरत बराई, अध्यक्ष हैं यूएस इंडिया कम्युनिटी फाउंडेशन के, और साथ ही कुछ ही पलों में होंगे प्रमित मकौड़े, निदेशक बॉस्टन सेंटर फॉर एक्सीलेंस के। आप दोनों का स्वागत है इस खास शो में। लेकिन भरत बराई, अगर मैं आपसे शुरू करूं, मोमेंटम को बरकरार रखते हुए इस वक्त कमला हैरिस आगे दिख रही हैं और ये वहां की एक बड़ी तस्वीर इस वक्त हम तक भी पहुंच रही है। आपकी बात बिल्कुल सही है। पहले क्या था, रेस राष्ट्रपति बाइडेन और ट्रंप के बीच थी। तो बाइडेन के सामने बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनकी उम्र करीब 82 साल की है और जब उनका सेकंड टर्म खत्म होगा तो 86 साल के हो गए। अभी उनकी मेमोरी का प्रॉब्लम था, फिजिकल बैलेंस का प्रॉब्लम था। तो लोग सोच रहे थे कि जब 4 साल और होंगे तो ये प्रमुख कैसे होंगे। लेकिन ये मामला बदल गया क्योंकि अब यंगर कमला हैरिस है, सो बाइडेन का जो नेगेटिव था वो हट गया। दूसरा मामला ये था कि उनके ऊपर गोली चलाई गई थी तो थोड़ी सिंपैथी, सहानुभूति हो जाती है, लेकिन वो मामला भी अब बाजू पर रह गया। तीसरा मामला ये था उनके फेवर में कि रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन हुआ था। यहाँ ऐसा होता है कि जब किसी भी पार्टी का कन्वेंशन होता है तो उसके कैंडिडेट को 5 या 10% बढ़ावा मिलता है, तो कमला जी को भी इतना बढ़ावा मिलता है। लेकिन ट्रंप के लिए नेगेटिव ये है कि सब लोगों का बहुत अपमान करते हैं, ये रिपब्लिकन पार्टी वाले हो या डेमोक्रेटिक पार्टी वाले हो। जॉर्जिया के गवर्नर केम्प हैं, उनका भी उन्होंने बहुत अपमान किया था।
पहले जो सेनेटर थे, अब तो जीते नहीं है, सेनेटर मकेन, उनका भी उन्हें बहुत अपमान किया था। तो अपने मुद्दे की बात करने के बजाय ये बीच है, ये वो है, वो काली है, वो क्यों नहीं बताती है कि वो एशियन है या काली है, लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप ये बताओ कि अगर आपको प्रमुख चुना गया तो आप देश के लिए, लोगों के लिए क्या करेंगे? ना, ट्रम्प के पास मुद्दे हैं जो वो ला सकते हैं, लेकिन ये मुद्दे की तो बात नहीं करते हैं। देखो, इलीगल इमिग्रेशन साउथ बॉर्डर से चल रहा है, उसके पर वो बात नहीं कर रहे हैं इतना। दूसरा ये है कि शहरों में लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली जो वेस्टर्न कोस्ट पर है, सैन फ्रांसिस्को है, पोर्टलैंड ओरेगन है, वॉशिंगटन है, वहाँ चोर मारपीट सब होती है जी। पुलिस कुछ नहीं करती है। लोग चुरा करते हैं, पुलिस बोलती है कि आप अपने इंश्योरेंस से पैसे ले लो। तो ये जो मुद्दे हैं लॉ ऑर्डर के, इलीगल इमिग्रेशन के, टैक्स के, उसकी बात करनी चाहिए। और मैं देश के लिए क्या करूंगा उसके बजाय ये अपमान करते हैं, तो लोगों को ये पसंद नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर ट्रंप ने अपना बड़ा दूसरी तरह से नहीं लिया अप्रोच, तो शायद वो नहीं चुनाएंगे। ये बताइए प्रमित मकौड़े कि जो CNN को इंटरव्यू दिया है कमला हैरिस ने, उसमें आपको इस वक्त सबसे बड़ी बात क्या लग रही है जो अपीलिंग है और एक तरह से रीच आउट करती है वोटर्स को? She is now appearing very presidential. एक पहले शुरू में 1 महीना पहले ट्रम्प कैंपेन का एक तरह से बड़ा मुद्दा था कि वो प्रेसिडेंशियल नहीं है, शी डजंट अंडरस्टैंड द पॉलिसीज। बट नाउ इन लास्ट 1 मंथ उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी पॉलिसीज को समझाना भी शुरू किया है। शी इज एक्सट्रीमली वेल कनेक्टिंग विद द मिडिल क्लास पॉपुलेशन एंड पर्टिकुलरली महिला वोटर्स के साथ। एक जो उनका प्रो चॉइस जो एक यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है कि अबॉर्शन राइट्स के ऊपर, वहां पर वो अपनी पॉलिसीज को बड़ी अच्छे से समझा रही है। पिछले 15 दिन से एक अलग से फिर से माहौल बना दिया था कि शी डजंट गिव इंटरव्यूज टू टेलीविजन, शी इज नॉट एबल टू आंसर क्वेश्चंस ऑन द फ्लाई। दिस इज ऑल रॉन्ग। शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर लास्ट 3.5 years। तो इस तरह से गलत मुद्दों को उछालना और उसको डिमीन करना, ये बैकफायर ही होगा। एंड शी इज कमिंग अप वेरी प्रेसिडेंशियल एंड शी इज, एज यू राइटली सेड, देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम फॉर हर राइट नाउ। जी डॉक्टर बड़ाई, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से उन्होंने डिफेंड किया है फ्लिप फ्लॉप को लेकर, उन पर निशाना साधा जाता रहा है, उनके बयानों पर, उनके स्टेटमेंट्स पर जो फ्लिप फ्लॉप हुआ। जिस तरह से उन्होंने अपने इस इंटरव्यू के ज़रिए कहा कि वो रीच आउट करेंगी मिडिल क्लास को, साथ ही जो डिसग्रंटल्ड रिपब्लिकन्स हैं उनको भी वो रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि उनके नई सरकार में उनको भी जगह मिलेगी। तो एक तरह से वो सारे उन मुद्दों को खामोश करें जिनको लेकर उन्हें घेरा भी जाता रहा है। उनका तो फायदा जरूर होगा, क्योंकि पहले ये उनके सामने प्रोपेगेंडा था कि वो ज़्यादा टैक्स बढ़ाएंगे, और टैक्स तो बढ़ाएगी, कॉरपोरेशन कर भी बढ़ाएगी। अगर उनको कांग्रेस में मेजोरिटी मिल गई तो फिर उन्होंने बताया कि जो लोग की कमाई $4 लाख से $400,000 से कम होती है उनके पर वो टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कॉरपोरेशन पर टैक्स बढ़ाएंगे। वो उनके लिए नहीं होगा। लेकिन ये तो उन्होंने बोला कि मैं टैक्स जो 400,000 के नीचे नहीं बढ़ाऊंगा। दूसरा, उन्होंने बोला कि जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है उसका बिल कांग्रेस में आया था, जो पास होने वाला था, उसके पर भी वो सिग्नेचर करेगी। तो उनके सामने जो ये चार्ज है कि वो इलीगल इमिग्रेशन को अलाउ कर रही है, उसके लिए वो कदम लेगी। जैसे प्रमित भाई ने बोला कि काफ़ी वीमेन वोटर्स, मेरी भी बेटियां हैं, दे आर एक्साइटेड दैट फर्स्ट टाइम एक अमेरिका में एक महिला प्रमुख होगी, क्योंकि भारत देश में बड़ा प्रधान हो गए हैं महिला, लेकिन अमेरिका में अभी तक कोई भी महिला प्रमुख नहीं हुई है। तो वो भी उनके फेवर में है। जी, तो आप कह रहे हैं कि नया उत्साह है कमला हैरिस को लेकर। अब प्रमित, दूसरे पक्ष की बात करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तो हमारी टीवी स्क्रीन में चल रहा है गिरते ट्रंप चिढ़ते ट्रंप। तो जाहिर है उनका चिढ़ना लॉजिकल है या फिर रीजनेबल है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कौन आगे बढ़ रहा है इस रेस में। लेकिन जो लेवल वो ले गए हैं पॉलिटिक्स को, आमतौर पर होता है ये चुनावों के दौरान, लेकिन उनके जो आपत्तिजनक जो फॉरवर्ड्स हैं, चाहे ट्विटर एक्स पर हो या बाकी चीज़ों पर, तो
उनके बयानों को लेकर क्या कुछ रिएक्शंस हो रहे हैं वहां पर? डेफिनेटली देयर इज अ रिसेंटमेंट जब वो बोलते हैं कि आई एम मोर ब्यूटीफुल और आई एम मोर हैंडसम देन कमला हैरिस। अब इस तरह से आप निम्न स्तर की अगर टिप्पणी देते हैं तो डेफिनेटली अमेरिकन पॉलिटिक्स में या किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स में ये देयर विल बी अ पुश बैक ऑन दिस, बट दैट इज हिज स्टाइल। ये इस तरह के उन्होंने बड़े लोगों का अपमान किया फर्स्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रेस में थे, लेकिन वो स्टाइल उनकी काम कर गया ऐसा उनको लगता है, बिकॉज ही वन, और जो जीता वो सिकंदर जैसा कहते हैं। तो ही विल लाइक टू कंटिन्यू विथ हिज स्टाइल। उनको समझाना बड़ा डिफिकल्ट है, ऑल्दो उनकी कुछ पॉलिसीज जरूर भारत के फेवर में ऐसा लगता है। बट कमला हैरिस भी शी इज इक्वली प्रो इंडिया, प्रो हिंदू, क्योंकि मैं सौभाग्यवान हूँ एक तरह से कि उनके कुछ पारिवारिक सदस्यों से मेरी एक विशेष क्लोजनेस है। तो उन्होंने बताया है कि कमला हैरिस शी ऑल्सो सेलिब्रेट्स दिवाली, शी ऑल्सो टॉक्स प्रो इंडिया, शी सेलिब्रेट्स। तो उसका उनके माँ के साथ साथ उनके नाना जी के साथ भी एक विशेष संबंध था, और वो उनके साथ वो बताते हैं कि मद्रास में हिंदू टेम्पल जो एक सेंट बेसेंट रोड पे जो लक्ष्मी मंदिर है या शिव मंदिर है उसमें भी जाती थी। तो उनका जो है शी इज रेज्ड इन अ कल्चर वेयर शी हैज वेरी क्लोजली सीन दी अफ्रीकन कल्चर, क्योंकि उनका नेबरहुड एक अफ्रीकन नेबरहुड था, तो इसलिए वो अपने आप को कई बार अफ्रीकन के रूप में एसोसिएट करती है। कई बार इंडियन हेरिटेज का उनके ऊपर प्रभाव जरूर दिखता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इंडियन हेरिटेज के ऊपर जो प्रभाव है वो इस तरह से प्रभाव है कि व्हेन यू आर रेज्ड इन इंडिया विथ सच अ टैलेंटेड एंड अ वेल एजुकेटेड तमिल ब्राह्मण मदर, देन वसुदेव कुटुंबकम इज इन योर ब्लड। वसुदेव कुटुंबकम की जो विचारधारा के साथ आप बड़े होते हो, और वो विचारधारा पूरी दुनिया को, द होल वर्ल्ड एज वन फैमिली को आप आत्मसात करते हो। इसीलिए शी गॉट दैट चांस टू बिकम द मोस्ट, she has now a striking chance to become the most powerful woman, and I think Indian origin का होने का उनको एक बहुत लाभ मिल रहा है to be a strong global leader। ये उनकी टीम के लिए अच्छी खबर होगी। डॉक्टर बरई, अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगी। जो आपत्तिजनक ट्वीट्स को फॉरवर्ड किया है, चाहे वो पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के रिश्तों को लेकर हो या कमला हैरिस के रिश्तों को लेकर हो डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसे में क्या इस तरह का जो उनका पोजीशनिंग है, जो स्टैंड है, हालांकि इस तरह के जो स्तर होते हैं, जो नेगेटिविटी रहती है इलेक्शन से पहले, चाहे भारत हो या अमेरिका, वहाँ हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन क्या ये बैकफायर करने वाली है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, इस तरह की पोजीशनिंग और इस तरह की कैंपेनिंग? हाँ बिल्कुल ऐसा है। मैं बताऊं आपको, इवन पहली बार जब ट्रंप प्रेसिडेंट हुए उनको 20 लाख वोट कम मिले थे हिलरी क्लिंटन से। वो प्रेसिडेंट इसीलिए हुए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट इज चोजन बाय इलेक्टोरल कॉलेज जी। उस टाइम पर भी उनको वोट तो ज़्यादा नहीं मिले थे, 20 लाख वोट कम मिले थे, लेकिन 6 जो राज्य थे वहाँ वो 8,000 10,000 वोट से जीत गए, तो वहाँ के सर्व डेलीगेट उनको मिल गए। आपने जो बताया कि ये निम्न पॉलिटिक्स करते हैं, किसी को ये बुरा बताओ ये बताओ, अमेरिका में कभी 28% रिपब्लिकन है, कभी 32% डेमोक्रेट है और 40% इंडिपेंडेंट है। ये जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनके ऊपर उसका बहुत असर खराब होगा। थोड़े रिपब्लिकन रहते हैं लेकिन वो भी मॉडरेट रिपब्लिकन होते हैं। तो डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में कोई मॉडरेट रिपब्लिकन भी गए थे और उन्होंने ट्रंप की टीका की थी। तो मैं मानता हूं कि 2 या 5% रिपब्लिकन जो उनसे नाराज हैं वो वोट करेंगे कमला जी के लिए। वो कमला जी के लिए वोट नहीं करेंगे, वो वोट ट्रंप के विरुद्ध करेंगे, उसका फायदा कमला जी को होगा। और जो इंडिपेंडेंट है वो 40% है, उनके पर तो इतना बहुत खराब असर होगा कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बात करने के लिए, कि लॉ एंड ऑर्डर की, इमिग्रेशन की बात करने के लिए तुम काली हो, तुम ये हो वो हो, वो किसी को पसंद नहीं है। मैं खुद ही इंडिपेंडेंट वोटर हूँ और मुझे ये बात पसंद नहीं है। बिल्कुल। आप इस इंटरव्यू से प्रमित, एक बात तो साफ है कि कमला हैरिस किन मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहती, किन इश्यूज को लेकर वो अपने इस रेस में आगे बढ़ना चाहती, उन्होंने काफ़ी हद तक साफ किया है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब पर्सनल अटैक के बाद इश्यूज पर लौटना होगा अगर उनको एक कड़ी टक्कर देनी कमला हैरिस को? तो बिल्कुल, जैसे आपने कल के उनके इंटरव्यू में देखा, तो शी इज टॉकिंग मोर हाउ टू कनेक्ट विद द मिडिल क्लास। शी इज टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग द हेल्थ केयर कॉस्ट डाउन। आज अमेरिका की सबसे बड़ी जो समस्या है वो टेररिज्म नहीं है,
इट इज द राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड फॉलिंग हेल्थ आउटकम्स। और ये घर घर की समस्या है, फिर वो चाहे एक अमीर वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, या हर तरह के वर्ग में राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर इज अ मेजर इशू एंड शी इज कनेक्टिंग विद वोटर्स ऑन द हेल्थ केयर इशू। देन फर्स्ट टाइम होम ओनर्स, आज अमेरिका में घर खरीदना बड़ा महंगा हो गया है, सो शी इज टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग 3 मिलियन हाउसेस इन अमेरिका। अब कैसे बनाएंगे उसके लिए एक अलग से चर्चा होनी चाहिए, बट निश्चित रूप से कि ये जो विषय है कि मैं 3 मिलियन यानी 30 लाख घर बनाऊंगी, फर्स्ट टाइम वोटर्स को मैं $25,000 का एक सपोर्ट दूंगी, ये सब मुद्दे जो हैं ये जरूर वोटर्स से कनेक्ट हो रहे हैं एंड ट्रंप इज नॉट एबल टू स्ट्राइक दैट कॉर्ड येट। प्रेसिडेंट ट्रंप के भी अपने कुछ मुद्दे हैं जो उनका इकोनॉमी के ऊपर, लोगों का विश्वास उनके ऊपर ज्यादा है, बट अभी 2 महीने का समय है, तो निश्चित रूप से 2 महीने के समय में काफी चीजें बदलेंगी एंड इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट रेस। अभी एक नया जो अभी एक मेजर माइलस्टोन इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में है वो 10 सितंबर को है, जब आप यहाँ पर एक डिबेट होती है, दोनों प्रेसिडेंट आमने सामने, दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आमने सामने खड़े रह के 90 मिनट की एक बड़ी रोचक डिबेट होगी। दैट वुड आल्सो स्विंग द वोट्स बाय 1% और 2% और समटाइम्स इट्स इवन मोर। इट इज वेरी एक्साइटिंग टू सी नेक्स्ट 2-3 वीक्स हाउ इट गोज ऑन। और वो उसी को ओवरपा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर बराइया, एक आखिरी सवाल आपसे, जो प्रेसिडेंशियल डिबेट है उसको लेकर तैयारी दोनों तरफ से होगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश यही रहेगी, जैसा कि बार बार कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू बोरिंग था, वो कुछ कह नहीं पाती हैं, बड़बड़ाती रहती हैं, तो चुनौती कमला हैरिस के लिए भी होगी जब ये आमने सामने टक्कर होने वाली है। बिल्कुल, इस बार ट्रंप ने उनको कोचिंग करने के लिए तुलसी गबार्ड वो है तो दलित, लेकिन वो उनकी माता ने हिंदू धर्म ग्रहण किया था, तो अपने को बिल्कुल हिंदू बताती है, और वो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ी हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई, लेकिन वो हवाई से कांग्रेस वुमन थी, तो उनका डेमोक्रेटों के साथ अब भी अच्छा नहीं बनता है। वो पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट थी, तुलसी गबार्ड। तो ट्रंप ने तुलसी गबार्ड का सहारा लिया है कोचिंग करने के लिए। देखो अब तुलसी गबार्ड की भी वो सुनता है या अपनी जो मन मौजी जो करेगा वो करेगा, तो डिबेट में कोई फर्क तो पड़ सकता है 2-4% का। तो देखे क्या होता है। अगर बाइडन का क्या हुआ था कि उसका डिबेट में परफॉर्मेंस बहुत पुअर हुआ, वो कुछ भूल जाते थे, स्टम्बल होते थे, तो तब सब लोगों ने बोला कि अभी बाइडन प्रेसिडेंट में खड़े नहीं होने चाहिए। अगर जो ट्रंप या कमला हैरिस दोनों में से किसी का अगर स्टंपिंग हुआ और बराबर परफॉर्मेंस नहीं हुआ, तो उसकी असर पड़ सकती है वोटर्स पर। स्विंग स्टेट्स जो हैं प्रमित, क्या वो भी एक बड़ा फैसला सुना सकते हैं दोनों की रेस में? इस पूरी रेस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो अभी आपने कही, दैट इज स्विंग स्टेट्स। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट्स हैं। 50 स्टेट्स, सब स्टेट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे डॉक्टर भरत बराई साहब ने कहा कि इट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज इलेक्टोरल वोट्स। तो 270 इलेक्टोरल वोट्स किसको मिलते हैं, दैट इज द की, वो चुनाव जीतता है। और उसमें 50 में से अब 7 स्टेट ऐसे हो गए हैं, दिस आर द स्विंग स्टेट्स, दिस आर द टॉस अप स्टेट्स। जैसे उसमें आप वेस्ट कोस्ट में देखें तो एरिजोना, नेवाडा, फिर नॉर्थ की तरफ देखें तो विस्कॉन्सिन, देन पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, दीज आर द स्विंग स्टेट्स। और जैसे मैं आपको बताऊं कि पेंसिल्वेनिया में जीत का अंतर लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हार जीत का अंतर वाज लेस देन 1% और अराउंड 1%। तो जहां अराउंड 1%, जॉर्जिया में तो 0.3% से हार जीत हुई थी, और उसमें वहां पर अपने जो भारतीय वोटर्स हैं, भारतीय मूल के वोटर्स हैं, दे आर 1.5% वोटर्स। तो भारतीय मूल के वोटर्स का इस चुनाव में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, बिकॉज स्विंग स्टेट जिस तरफ जाएंगे उस स्टेट वो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। और उसमें से भी कुछ इलेक्टोरल वोट, जैसे अब पेंसिल्वेनिया इज हैविंग 19 वोट्स, so this is more important। अगर पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिजोना, ये 2-3 स्टेट जो 7 में से जो जीतेगा वो राष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा। बेसिकली ही विल बी द प्रेसिडेंट, ही और शी विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सो स्विंग स्टेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हिंदू पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट how they vote, because that is the vote margin is just less than 1% and they are more than 1% in those states.
जी चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है चुनाव और इंटरेस्टिंग हो रहा है ये पूरा कॉन्टेस्ट और ये पूरा रेस। सबकी नज़रें यहाँ भारत से भी उस प्रेसिडेंशियल डिबेट पर होगी जिसका इंतज़ार आप लोगों को भी है। बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए डॉक्टर बरई और प्रमित। हम ले रहे एक छोटा सा ब्रेक। सच की पड़ताल में आगे इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में 3 दिन के युद्ध विराम का अवसर क्यों आया है, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। सच की पड़ताल में अब गाजा में हुआ युद्ध विराम। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में 3 दिन के युद्ध विराम का अवसर आया है। इसके पीछे कोई राजनीतिक या सामरिक दबाव नहीं, शुद्ध मानवीय पहल है। 3 दिन का यह युद्ध विराम विश्व स्वास्थ्य संगठन की पहल पर हो रहा है। तीनों दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये युद्ध विराम चलेगा। इस दौरान बच्चों को पोलियो का टीका दिया जाएगा। दरअसल फिलिस्तीन के इलाके में 25 साल बाद पोलियो का पहला केस मिला है। उन्हें 2 बार में पोलियो के 2 ड्रॉप दिए जाएंगे। हालांकि इसे राजनीतिक तौर पर युद्ध विराम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये युद्ध से झुलसे के इलाके में बड़ी राहत मानी जा रही है। तो सच की पड़ताल में इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।